मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय देख रहे थे। आज हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में अपन देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय राजनीति के आकाश में यह सूरज चमका, किस प्रकार उनका उदय हुआ, राजनीति में ऐसी कौन सी जगह उन्होंने बनाई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझा। तो हम उनका ये जो राजनीतिक जीवन है वो हम देखेंगे। ठीक है, आपके सामने जो पिक्चर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, जिनका प्रियदर्शिनी, इंदिरा प्रियदर्शिनी नाम था। और वास्तव में इस पिक्चर को ही नहीं, इंदिरा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व में हमें एक लुभावनी सी छवि नज़र आती है। वास्तव में प्रियदर्शनी जो देखने में प्रिय लगे, वैसी देखिए आपके सामने वो नज़र भी आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर हम कह सकते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे ज़्यादा मजबूत लीडर के रूप में जो उभरी अभी तक की राजनीति में, मैं ऐसा समझती हूँ, वो थी इंदिरा गांधी। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के उस दौर में युद्ध का जो भय था, 1965 और 1972 का जो युद्ध हुआ, उसमें वो अमेरिका के आगे भी नहीं झुकी। उस वक्त हमारी परिस्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। आज हम बहुत समर्थ स्थिति में हैं, आज हम बहुत मजबूत हैं, किंतु उस वक्त नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकी और भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान को हराया उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं एक पाकिस्तान जो पाकिस्तान नामक देश अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में है, और दूसरा जिसका क्या नाम है, बांग्लादेश। आज उसको हम बांग्लादेश नाम से जानते हैं, लेकिन कभी वो पाकिस्तान का पूर्वी भाग था। ठीक है, तो ये दो प्राइम मिनिस्टर आपके सामने हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा कुछ आगे बताने से पहले 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर एक आरोप जो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आरोप लगा है वो है कश्मीर की नीति के कारण, कश्मीर की ढुलमुल नीति के कारण। ऐसा समझा गया कि धारा 370 को लगाना देश को तोड़ने वाली बात थी। धारा 370 हमारे माथे पर एक कलंक, ठीक है, जिसको हमने, उस कलंक से हम पिछले साल मुक्त हुए। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि उस परिस्थिति में, वो जो समय था, उस समय में धारा 370 देश को तोड़ने वाली नहीं थी, वो देश को तोड़ने वाली नहीं थी, वो देश को जोड़ने वाली थी। क्योंकि धारा 370 ही वो समझौता था जिसके माध्यम से कश्मीर का विलय भारत में हुआ। अन्यथा कश्मीर आज़ाद था, चाहे वो पाकिस्तान में जाए या फिर स्वतंत्र स्वरूप के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग देश का दर्जा हासिल करे। क्योंकि जो ब्रिटेन द्वारा जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, जो प्रस्ताव था, उसके माध्यम से रियासतों को यह अधिकार दिया गया था। और कश्मीर चूँकि उसकी विशेष स्थिति थी, क्यों थी विशेष स्थिति? क्योंकि प्रजा मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। दोनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मिलना भी घातक था, तो भारत में मिलना भी घातक था। राजा को ऐसा लग रहा था। तो उस स्थिति में उसके लिए स्वतंत्रता की घोषणा करना बहुत ही आसान था, और ऐसा ही राजा चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से फैसला लिया भी नहीं। और फिर पाकिस्तान में फिर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। अंततः राजा झुका, भारत से उसने सहायता मांगी, और भारत ने सहायता किस शर्त पर दी कि भारत में कश्मीर का विलय हो। और इस विलय को किस समझौते के तहत किया गया? वो थी धारा 370। उन परिस्थिति में कश्मीर को विशेष दर्जा देना ज़रूरी था, जो कि दिया गया। और ये कहा गया यूनो के प्रस्ताव द्वारा भी कि जनमत संग्रह करा दिया जाएगा।
जनमत संग्रह के लिए ये आरोप लगाया जाता है कि तुरंत जनमत संग्रह हो जाता तो फैसला हो जाता, पर अगर इसको हम गंभीरता से सोचें कि जनमत संग्रह को अगर ढिलमिल कर दिया गया, अगर उसको डिले कर दिया गया, तो यह भी एक हम कह सकते हैं राजनीतिक रणनीति थी, क्योंकि अगर जनमत संग्रह हो जाता तो मुस्लिम प्रजा डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ जाना मंजूर करती, और इतना ढीलमिल कर दिया गया, इतना हम कह सकते हैं कि डिले कर दिया गया कि आज हमने ये फैसला कर लिया कि धारा 370 को हटा दिया जाए। तो टालते टालते 2020 में वो परिस्थिति बनी कि धारा 370 को हटाने का फैसला लिया जा सका। तो कहने की बात ये है कि मैं कहना चाहूँगी कि कश्मीर नीति को भी हम ये नहीं कह सकते कि फेल नीति, असफल नीति, नहीं, वो उन परिस्थितियों में ज़रूरी था। आज कश्मीर हमारा हिस्सा है तो वो धारा 370 के कारण ही है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती थी। चलिए आगे हम देखते हैं उनका राजनीतिक जो करियर का जो उत्थान हुआ वो हम देखते हैं। ये देखिए उनकी शिक्षा दीक्षा, थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूँगी। 14 नवंबर 1889 में उनका जन्म, प्रयागराज, आधुनिक नाम उसका इलाहाबाद है। ब्रिटिश भारत में इसको किस नाम से जाना जाता था? प्रांत जो बनाए गए थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्कूली शिक्षा जैसा पहले भाग में भी मैं बता चुकी हूँ, इंग्लैंड के हैरो स्कूल में हुई, सीधा वो इंग्लैंड के हैरो स्कूल में ही गए। इससे पहले की जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। कॉलेज शिक्षा ये देखिए, कैम्ब्रिज लंदन में ट्रिनिटी कॉलेज में, लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1912 में, और मृत्यु 27 मई 1964। जीवन संगिनी हम सभी जानते हैं, कमला कौर, संतान इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, सम्मान भारत रत्न का सम्मान उनको मिला 1955 में, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कैसे उत्थान हुआ, उनका जो राजनीतिक करियर कैसे बना। देखिए ये जो उत्थान था वो महात्मा गांधी की संगति के साथ ही शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी से जो संपर्क हुआ वो हुआ पहली बार कब? 1916 में। 1916 में, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, भारत वो कब आए? 1912। 1916 में वो जवाहरलाल नेहरू का गांधी जी से संपर्क हुआ। कई सैद्धांतिक प्रश्नों पर गांधी जी के विचारों से वो सहमत नहीं थे, स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन राजनीति में नैतिक तत्वों को जो सर्वोपरि मानने की, सत्य और अहिंसा की जो नीति थी, उनसे वो अभिभूत हो गए। हम कह सकते हैं कि उनसे वो प्रभावित हुए, और दिन प्रतिदिन उनका जो संबंध था, जो रिश्ता था, वो प्रगाढ़ होता चला गया। और अंततः भारतीय राजनीति में हम कह सकते हैं कि स्वयं वो गांधी जी के क्या बन गए? अनुयायी बन गए, ठीक है। और उनके साथ उन्होंने न जाने कितनी बार जेल यात्रा भी की। तो ये 1916 में हम कह सकते हैं कि उनका संपर्क हुआ। 1920 में जो असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया, 1919 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ एक तरह से हम कह सकते हैं, और 1920 में ही चोरी चोरा हम सभी जानते हैं उस घटना के कारण जो हिंसक घटना हुई, और उसके कारण महात्मा गांधी, क्योंकि हिंसा का रूप नहीं देना चाहते थे गांधी जी, वो अहिंसा के आधार पर ही आंदोलन करना चाहते थे। जब उन्होंने आंदोलन को हिंसक होते हुए देखा तो उन्होंने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेहरू जी ने इसकी कड़ी आलोचना की, कड़ी आलोचना की। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि एक बार लग रहा था कि असहयोग आंदोलन द्वारा हम जो असहयोग कर रहे हैं अंग्रेज़ों का, कुछ समय बाद में अंग्रेज़ हमें छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन अब वो उम्मीद टूट चुकी थी। तो नेहरू जी द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई। उसके बाद हम देखते हैं 1926 में जवाहरलाल नेहरू यूरोप की यात्रा पर गए। यूरोप में जो आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक परिवर्तन को उन्होंने निकट से देखा। 1927 में जो एक ये देखिए लिखा हुआ है, एक मीटिंग हुई परतंत्र देशों की कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वो सम्मिलित हुई ब्रुसेल्स में 1927 में। अब देखिए इस मीटिंग में जब वो शामिल हुए, और फिर वो इसी दौरान उन्होंने सोवियत रूस की भी यात्रा की। इन सब यात्रा के बाद में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने हमारे जो स्वतंत्र आंदोलन था उस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा,
उसको और समझा, और ये समझा कि भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष दूसरे देशों की स्वतंत्रता के संघर्ष का ही एक हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। कहने की बात ये है। और उन्होंने विदेश की जो यात्रा की, उसमें विदेश का जो हम कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक जो समानता का वातावरण देखा, कानून के समक्ष समानता की बात जो देखी, उससे वो भारत में वैसा ही जो शासन स्थापित करने का उन्होंने सपना लिया। तो उस यात्रा से उनका हम कह सकते हैं कि जो विचार थे वो विस्तृत हुए। ठीक है, तो इसमें 1927 में जो ब्रसेल्स की उसमें गए, और उसके बाद में देखिए उनके विचारों पर इतना प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। देखिए दो शब्द है, पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक स्वतंत्रता, औपनिवेशिक स्वराज्य। पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक स्वराज्य, दो शब्द है। पूर्ण स्वतंत्रता यानी अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्त होना, उनके शासन से पूरी तरह से मुक्त होना, पूरी तरह से आज़ाद होना। औपनिवेशिक का मतलब इससे पहले मांग किसकी की जाती रही थी, औपनिवेशिक स्वतंत्रता यानी औपनिवेशिक स्वतंत्रता नहीं, औपनिवेशिक स्वराज्य। ये औपनिवेशिक स्वराज्य से क्या मीनिंग था, ये वैसा ही था लगभग। देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहूँ कि भारत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, अंग्रेज़ों ने अनेक प्रांतों में भारत को बांट रखा था। ठीक है, और उन प्रांतों के बीच बीच में रियासतें थी, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम अच्छे से समझ सकते हैं, राजस्थान में तो सारी रियासतें ही थी, राजस्थान तो कोई प्रांत था ही नहीं, राजस्थान नामक कोई प्रांत ही नहीं था अंग्रेज़ों के टाइम में, हम कह सकते हैं। और ये जो रियासतें थी वो एक तरह से स्वतंत्र थी, अपने राज्य किस तरह से कैसे चलाते हैं वो पूरी तरह से आज़ाद थी। उनको विशेष जो एक समय विशेष पर जो कर अंग्रेज़ों को देना होता तो दे देते थे, और अदरवाइज अंग्रेज़ों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कोई मीनिंग नहीं था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये औपनिवेशिक स्वराज्य वाली ही बात हुई। तो ऐसा ही स्वराज्य जो हमारे कांग्रेस के सम्मेलनों में मांगा जाता रहा, और इस स्वराज्य के माध्यम से जो अभिप्राय था वो यही था कि इंग्लैंड की जो सरकार है या इंग्लैंड की जो महारानी है उसके अधीन तो हम रहेंगे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश तो रहेंगे, किंतु आंतरिक मामलों में हम पूरी तरह से आज़ाद रहेंगे। यानी कहने की बात यह है कि उनका जो शासन तंत्र था, जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, जो उनके IAS IPS जो उस वक्त जो ऑफिसर्स ज़्यादा जिनको हम कहते थे लॉर्ड साहब, ये कौन होते थे, ये अंग्रेज़ लोग होते थे। वो शासन करने के लिए भारत में आते थे। ठीक है, तो एक तरह से पूरा प्रशासन और देश पूरी तरह से उनके कब्ज़े में होता था। तो भारतीय लोग चाहते थे कि वो सब समाप्त हो जाए और हम इंग्लैंड के अधीन ही रहेंगे, यानी हम उनके उपनिवेश ही माने जाएंगे। तो ये था। लेकिन पहली बार कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ 1927 में। इसमें मुख्य योगदान किसका था, हम कह सकते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था, उनके विचारों का ही था। ठीक है, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। देखिए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में वो प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक है, और इस अधिवेशन में किसको अध्यक्ष चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के वो अध्यक्ष चुने गए और इसी में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य जैसा मैंने बताया पारित हुआ। अध्यक्षीय भाषण में नेहरू जी ने कैसे भारत का सपना देखा, देखिए कैसे भारत का सपना देखा। ये 3 पॉइंट मैंने बना रखे हैं। पहली बात, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। दूसरा, वो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित हो गया। और देखिए भाषण में उन्होंने कैसा सपना देखा, समाजवादी विचारों वाले भारत का सपना देखा। अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने अपने समाजवादी विचारों की झलक दिखा दी। ये समाजवादी विचारों से क्या मतलब है, ऐसा समाज जहाँ भेदभाव कम से कम होगा, आर्थिक न्याय होगा,
सबको न्याय मिलेगा, कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी जो नीतियाँ अपनाई जाएगी। पूंजीवादी नीतियाँ यानी अमीरों के हित वाली नीतियाँ, समाजवादी नीतियाँ यानी गरीबों के हित वाली नीतियाँ, समानता वाली नीतियाँ, आर्थिक समानता वाली नीतियाँ। आर्थिक समानता मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में असमानता कम से कम होनी चाहिए। पूरी तरह से तो समानता नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम होनी चाहिए। ये उन्होंने विचार अपने प्रकट कर दिए। तो ये देखिए इस तरह से उनका उत्थान हो रहा था। ये देखिए एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व के ख्याति प्राप्त प्रबुद्ध लोगों से मिलना उनको कितना भाता था। पहले भाग में भी मैंने आपको बताया। ये पिक्चर इंदिरा गांधी है। किससे हाथ मिला रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये है आइंस्टाइन, ग्रेट जो साइंटिस्ट थे। 1921 में उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला और उनसे समझे न जाने कितने संस्मरण हैं। और साथ में विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी जो सिस्टर, महासभा की अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, अब देखिए उसके आगे देखिए, अब बात आती है किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। इसमें जो नेहरू जी थे वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं देश के सर्वमान्य नेता बन गए थे। 9 अगस्त 1942 का वो जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और गांधी जी सहित इस आंदोलन में हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी सब जेल में बंद कर दिए गए। और इसी हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो बुक थी विश्व इतिहास की झलक, ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी, ये जेल यात्राओं में उन्होंने अनेक किताबें लिखी, लेखन कार्य किया। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हम कह सकते हैं कि नेहरू जी ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वमान्य नेता के रूप में हमारे देश में छा गए थे। हम कह सकते हैं कि इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इस आंदोलन के बाद में 1945 में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हो गया तो इंग्लैंड में सत्ता भी बदल गई। आम चुनाव में कौन सी पार्टी आ गई? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो ज़्यादा उदारवादी सोच वाली पार्टी थी। उदारवादी सोच से मतलब जो मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लेबर पार्टी ऐसी उदारवादी सोच जो श्रमिक, जो लेबर पार्टी देखिए, यानी ये जो पार्टियां भी होती है देखिए नीतियों पर आधारित, तो इसकी भी सोच जो थी वो समाजवादी नीति हम कह सकते हैं। स्वतंत्रता को जो हम देने में योगदान हम कह सकते हैं, इसी पार्टी की जो सत्ता है उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। और जब ये पार्टी, इस पार्टी की सत्ता आई तो उसका परिणाम क्या हुआ? भारत के लिए पहली बार 24 मार्च 1956 को जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया, पहली बार इंग्लैंड ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। पहली बार ऐसा प्रस्ताव आया। देखिए इस मिशन के तहत अंतरिम सरकार बना दी गई और एक संविधान सभा का गठन किया गया जो स्वतंत्र भारत के लिए क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। अंतरिम सरकार, ये जब तक संविधान नहीं बने तब तक अंतरिम सरकार कार्य करेगी। ठीक है, और अंतरिम सरकार में जो वाइसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनकी कार्यकारिणी के उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो एक तरह से प्रधानमंत्री पद के समतुल्य पद था। एक तरह से स्पष्ट हो गया था कि देश जब आज़ाद होगा तो प्रधानमंत्री, अब देखिए स्पष्ट होने लग गया था, प्रधानमंत्री पद किसको प्राप्त होगा? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पारित हुआ उसमें ये स्थिति थी, हम कह सकते हैं। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को अब हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। ठीक है, आज़ाद हुआ। हम जानते हैं कि आज़ादी किन स्थितियों में मिली। मुस्लिम लीग के हठी रवैये के कारण भारत का विभाजन अंततः स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी की आत्मा ही नहीं, नेहरू जी की आत्मा भी बहुत क्षुब्ध थी, बहुत दुखी थे, किंतु व्यवहारिक परिस्थितियां कह रही थी कि समझौता करना ही होगा, विभाजन को स्वीकार करना ही होगा। और विभाजन के पश्चात जो भी हिंदू मुस्लिम दंगे
की जो स्थिति थी, हम देख सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां उस वक्त बनी होगी, किंतु प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दंगों का मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प घोषित किया और देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने का सपना दिखाया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। ये देखिए, पहली बार जब संसद में प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उन्होंने स्पीच दी, उस वक्त की तस्वीर है। तो इस तरह से ये देखिए, बहुत सुंदर तस्वीर है। बहुत अच्छा लगता है गांधी जी और नेहरू जी को आत्मीयता से वो पास पास बैठते हुए हम देखते हैं। वो जो केमिस्ट्री नज़र आती है कि किस तरह से जो नेहरू थे महात्मा गांधी के प्रिय कैसे बने। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का राजनीतिक जो उत्थान हुआ, जो करियर बना और अंततः देश के प्रधानमंत्री बने, वो कैसे बने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि ये देखिए उनका, ये सब हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।